द ग्रेट मास्टरमाइंड एपिसोड 53 मैं नहीं चाहता। अब तक राहुल के छेड़ने के कारण सेक्ट लीडर भावना बोन फॉरेस्ट से मुंह फुलाकर अपने लाल गालों के साथ वहां से उड़कर अपने सेक्ट के लिए निकल जाती है। अब आगे सेक्ट लीडर भावना के जाने के बाद वो दोनों एल्डर्स राहुल को उनके सेक्ट में एक मेहमान बनकर आने का ऑफर देते हैं, जिससे उनके इरादों का साफ साफ पता चल रहा था कि वो राहुल से अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा पक्का करना चाहते हैं। और उन्होंने ये ऑफर इतनी रिस्पेक्ट और सभ्य तरीके से किया था कि राहुल का भी ऐसे ऑफर को मना करना मुश्किल हो जाता है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो उनके पीछे अपनी बिजली पर सवार होकर विंड सिटी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। विंड सिटी की तरफ जाते हुए राहुल को ये पता लगता है कि ये विंड सिटी सेलेस्टियल सेक्ट से काफी दूर है। ये इतनी दूर है कि अगर कोई कल्टीवेटर अपनी उड़ने वाली तलवार पर पूरी स्पीड से भी उड़े तो उसे कम से कम यहाँ विंड सिटी से सेलेस्टियल सेक्ट में जाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम तो आराम से लग ही जाएगा। पर इतने दूर होने के बावजूद भी सेलेस्टियल सेक्ट एक ही रात में पूरा तबाह हो गया, इसकी खबर यहाँ तक भी बहुत ही जल्दी पहुंच गई थी, जिसके कारण आसपास के सभी एरिया में राहुल का नाम सेलेस्टियल सेक्ट और फॉलेन स्पिरिट सेक्ट के संहारक के रूप में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्यों से राहुल को यह पता चलता है कि उसके जाने के बाद सेलेस्टियल सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिसके कारण अब वो पहले जैसा महान और भव्य रिस्पेक्ट वाला सेक्ट नहीं रहा। उसके जाने के बाद सौरभ ने उसे सब जगह कुत्तों की तरह लगातार 15 दिनों तक ढूंढा था, पर फिर भी उसके ना मिलने की वजह से 15 दिनों बाद सौरभ उसके दिल के इनर डिमन का शिकार हो गया था, जिसके कारण उसे अपनी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा ची डेविएशन का सामना करना पड़ा था, जिसके नुकसान से खुद को संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी डिप टाइम मेडिटेशन में जाना पड़ा और इन सब चीजों में उसने सेलेस्टियल सेक्ट की हालत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और ठीक इस तरह सेलेस्टियल सेक्ट अपने सबसे ताकतवर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के सेक्ट लीडर को खो देता है। ची डेविएशन गलत तरीके से कल्टीवेशन करने से और इनर डिमन का शिकार होने पर आध्यात्मिक ऊर्जा ची का शरीर की नाड़ियों में अपनी नॉर्मल दिशा से अचानक उल्टी दिशा में बहना होता है। अगर इसको समय रहते ना संभाला गया तो इससे कम से कम एक कल्टीवेटर का लेवल कम हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा उसका पूरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो सकता है और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में तो एक कल्टीवेटर की जान भी जा सकती है। सेक्ट लीडर के ना होने के कारण और एल्डर यामिनी की करतूतों के सामने आने कारण पूरा सेक्ट पब्लिक और दूसरे सेक्टर्स के बुरे बुरे शब्दों का शिकार बन जाता है, जिसके कारण जो बचे हुए ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के एल्डर सेक्ट को संभालने की कोशिश कर रहे थे उनसे ये आसपास से आता हुआ लोगों का प्रेशर सहन नहीं हो पाया, जिसके कारण सभी एल्डर्स भी एक एक करके सेक्ट को छोड़कर चले जाते हैं। और एल्डर्स के जाने के बाद सेक्ट की सारी जिम्मेदारी सेलेस्टियल सेक्ट के एलीट शिष्यों के कंधों पर आ जाती है, जिन जिम्मेदारियों को वो भी कुछ समय के बाद सेक्ट में साधनों की कमी के कारण नहीं संभाल पाते, क्योंकि सेक्ट में जो एल्डर्स शिष्यों की कल्टीवेशन के लिए पिल्स बनाते थे वो तो सेक्ट छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण सेक्ट में रहकर अपनी कल्टीवेशन को पिल्स और दूसरे साधनों की कमी की वजह से ना आगे बढ़ा पाने के कारण सभी शिष्यों ने भी धीरे धीरे सेक्ट छोड़ना शुरू कर दिया था। और जो टैलेंटेड शिष्य सेक्ट छोड़कर जा रहे थे उन्हें इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे सेक्ट के लोग अपने सेक्ट में जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं और इसी तरह कुछ ही समय के अंदर लगभग सभी शिष्य सेक्ट को छोड़ देते हैं, जिसके कारण सेलेस्टियल सेक्ट कहलाने के लायक भी नहीं बचा। और ये सब होना तो तभी से निश्चित हो गया था जब से सेक्ट लीडर सौरभ ने डिप टाइम मेडिटेशन में जाने का निर्णय लिया था। और ये बात सबको पता थी कि जब भी कोई इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर डिप टाइम मेडिटेशन में जाता है तब उसको इस मेडिटेशन से बाहर आने में लगभग 10-20 साल से लेकर कुछ 100 सालों का भी समय लग जाता था, जिनके बाहर निकलने का इंतजार करना बेवकूफी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही ग्रेट चेंज सेक्ट के शिष्यों से बातें करते करते वो सभी फाइनली विंड सिटी में मौजूद ग्रेट चेंज सेक्ट में पहुंच जाते हैं। ग्रेट चेंज सेक्ट भी कुछ 100 सालों पहले तक बहुत ही महान, ताकतवर और भव्य सेक्ट हुआ करता था। अपने सबसे ताकतवर समय में तो इसकी प्रतिष्ठा और ताकत आज के सेलेस्टियल सेक्ट से भी ज्यादा हुआ करती थी, पर जब से उस समय के सेक्ट लीडर यानी भावना के दादाजी अजीब तरीके से गायब हुए थे, तब से ये ग्रेट चेंज सेक्ट लगातार अपनी प्रतिष्ठा और ताकत को खोता ही चला गया। पर इसके बावजूद भी सेक्ट ने टैलेंटेड भावना की कल्टीवेशन में कोई भी कमी नहीं आने दी और उसको सेक्ट में से अपनी कल्टीवेशन के लिए जिस चीज की जरूरत होती थी उसको सब दे दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप 20 साल की कम उम्र में ही भावना ने ओरिजिन इन्फेंट स्टेज की कल्टीवेशन को प्राप्त कर लिया था।
जिसके कारण उसको सेक्ट लीडर की पोजीशन संभालने को दे दी गई। अभी जब सब थोड़े समय के लिए सही चल ही रहा था कि तभी भावना को उसके पिता के शहीद होने की खबर मिलती है, जो दो देशों के बीच में लड़े गए एक महायुद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, जिसके कारण पूरे सेक्ट का भार इतनी कम उम्र में ही भावना के कंधों पर आ गया था, जिसके कारण अभी सेक्ट के दिन काफी ही गरीबता और मुश्किल से चल रहे थे, जो अभी राहुल सेक्ट में एंटर होते ही आसानी से देख पा रहा था। सेक्ट में मौजूद काफी घर और बिल्डिंगें टूट चुकी थी या पुरानी होकर टूटने की कगार पर आ चुकी थी, जिसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि इन बिल्डिंगों और घरों की मर्द को हुए काफी अच्छा खासा टाइम बीत चुका है। और इतना ही नहीं, सेक्ट में मौजूद गार्डनर्स के काफी पेड़ और पौधे भी देखभाल ना कर पाने के कारण सूख चुके थे। और सबसे बुरा हाल तो सेक्ट में मौजूद शिष्यों की गिनती का था, जो बहुत ही मुश्किल से 20 का आंकड़ा पार कर रहे थे, और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग शिष्य थे उनसे तो राहुल पहले ही जंगल में मिल चुका था। जो सभी शिष्यों में से बस वही 6 शिष्य ही गोल्डन कोर स्टेज के थे, वरना बाकी सब तो ज्यादातर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के थे या तो कोर बेयरिंग स्टेज के थे। अभी राहुल इस वक्त अपने नकली नाम सैम शर्मा के नाम से सेक्ट में गेस्ट बनकर आया था, और आते ही राहुल को एक घर जिसका अलग से अपना गार्डन था रहने के लिए दे दिया जाता है। और वहीं दोनों एल्डर्स और वो 6 शिष्य भी सेक्ट में राहुल की असलियत का खुलासा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार ये खबर फैल गई कि द ग्रेट राहुल शर्मा अभी उनके सेक्ट में रुका हुआ है, तो उनका सेक्ट सभी के अटेंशन का कारण बन जाएगा, जो सेक्ट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा राहुल भी इस सेक्ट में सिर्फ 2 दिन ही रुकने का वाला था, क्योंकि उसके बाद उसने वापस बोन फॉरेस्ट में जाकर और डिमोनिक बीस्ट्स को मारने का डिसाइड किया था। इस वक्त तक वो ऑलरेडी गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 9 पर पहुंच चुका था, और अब उसे गोल्डन कोर स्टेज की फुल फाउंडेशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ 12 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी, जिस जरूरत को पूरा करने के लिए या तो उसे 12 गोल्डन कोर स्टेज के बीस्ट्स को मरना पड़ेगा या 6 ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के बीस्ट्स को मारना पड़ेगा। और उनको मारते ही जैसे ही राहुल गोल्डन कोर स्टेज की फुल फाउंडेशन पर चला जाएगा, वैसे ही उसे पल्वी को जिंदा करने का तरीका सिस्टम द्वारा मिल जाएगा। सेक्ट की पहली रात में तो पूरा सेक्ट बिल्कुल शांत हो चुका था, मानो जैसे सब कुछ अपनी जगह पर थम सा गया था। और इस सन्नाटे में राहुल चुपचाप अपने गद्दे पर लेटे हुए खिड़की से बाहर खूबसूरत चांद को निहार रहा था, और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच विचार कर रहा था। और इस सोच विचार की असल वजह तो ये थी कि राहुल को यहाँ नींद ही नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो बोर होकर खिड़की से बाहर चांद को देखते हुए ये सब चीजें सोच रहा था। और सोचते सोचते भी जब वो बोर हो जाता है तो उसका मन बाहर जाकर चिकन विंग्स रोस्ट करके खाने का होने लगता है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे इतनी रात में बाहर जाकर चिकन विंग्स रोस्ट करने चाहिए कि नहीं, कि तभी उसके नाक में हल्की फूलों सी मीठी खुशबू हवा के साथ सांस द्वारा अंदर जाती है, जिसे सूंघते ही राहुल का जो दिमाग बोर होने की वजह से सुस्त हो रखा था वो अचानक से खुल जाता है, जिसके कारण वो तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और खिड़की से कंफ्यूज होते हुए बाहर देखने लगता है कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। अभी राहुल बाहर ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसे बाहर अचानक से एक परछाई नजर आती है, जिसे देखते ही राहुल लगभग भूत कहकर चिल्ला ही दिया था, पर वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अपने तेज दिल की धड़कनों को लंबी लंबी सांसों के जरिए थामने लगता है। और वो अपने आप को इसलिए कंट्रोल करने में कामयाब हो पाया था क्योंकि उसे वक्त रहते ये याद आ गया था कि उसकी इस जगह पर काफी इज्जत है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस कारण अगर वो डर के चिल्ला दिया होता तो बाद में वो उन सभी शिष्यों की मजाक उड़ाने वाली नजरों का सामना कैसे करता, जो उसको सीनियर कहकर रिस्पेक्ट देते आ रहे थे। और इसका एहसास होते ही राहुल को उस शख्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसने उसे अभी उसके ही घर के बाहर ऐसे खड़े होकर डराने की कोशिश की थी। और इसी गुस्से में वो अपने मुंह में उस शख्स को देने के लिए गंदी गंदी गलियां तैयार कर लेता है। और जैसे ही वो ये तैयार गालियां बाहर वाले शख्स को देने के लिए अपना सर बाहर निकालता है, वैसे ही उस शख्स को देखते ही राहुल सभी गालियों को वापस निगल लेता है, क्योंकि बाहर और कोई नहीं खूबसूरत ड्रेस और सुंदर हेयर स्टाइल में सेक्ट लीडर भावना खड़ी थी, जिसकी खूबसूरती को देखकर राहुल के मुंह से गालियां छोड़ो तारीफ के सिवाय कुछ निकल ही नहीं सकता था। पर अभी अगर बाय चांस भावना की जगह कोई और शख्स होता तो राहुल उसे इतनी गंदी गंदी गालियां देने का डिसाइड कर चुका था कि उस शख्स के कानों में से खून निकलना तो पक्का ही था। वहीं अपने घर के बाहर भावना को यूं खड़े होकर अपनी तरफ मुस्कुराते देख राहुल ये सोचने लग जाता है कि भावना आखिर इस वक्त उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे देख ऐसे स्माइल क्यों कर रही है। अभी वो इसके पीछे के कारण को सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, जिसके आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में बोलता है, डैम,
कहीं ये यहाँ मुझसे अपनी चोट ठीक करवाने तो नहीं आई। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ही राहुल सुधर जा। और फिर किसी तरह अपने आप को चोट वाला सवाल पूछने से रोकते हुए राहुल भी स्माइल करते हुए भावना से पूछता है, अरे सेक्ट लीडर आप इस वक्त यहाँ, क्या आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही, जिस कारण आप भी यहाँ इस खूबसूरत चांद को निहारने आ गई हैं? जो सवाल सुनते ही भावना दिन वाली बात को याद करके शर्माने की जगह क्यूट तरीके से अपने छोटे छोटे दांतों को दिखाते हुए हंसकर जवाब देती है, ही दोस्त राहुल तुम तो बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। भला अब इस स्टेज तक कल्टीवेट करने के बाद हमें सोने की क्या जरूरत? जो सुनते ही राहुल को कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आता कि उसे इस चीज का जवाब कैसे देना चाहिए। डैम, लगता है जो कॉमिक्स और नोवेल्स मैंने धरती पर पढ़ी थी उनमें सच लिखा हुआ था कि ताकतवर कल्टीवेटर्स को सोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर उन्हें जब भी थकावट महसूस होती तो वो सीधा कल्टीवेट करने के लिए ही बैठ जाते हैं, जिससे उनकी थकावट दूर हो जाती थी। और लगता है यहाँ भी ऐसा ही होता है। पर मुझे तो सोना ही पड़ेगा ना थकावट दूर करने के लिए, क्योंकि मैं कौन सा कल्टीवेट करके अपना लेवल बढ़ाता हूँ। मैं तो एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूँ लेवल बढ़ाने के लिए, जिस कारण मुझे कल्टीवेट करना तो आता ही नहीं है। जो सोचते ही राहुल भावना की बात को इग्नोर कर देता है और भावना से सीधे सीधे पूछ लेता है, क्या सेक्ट लीडर भावना का यहाँ इस वक्त आने के पीछे कोई कारण है? अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर आकर मेरे साथ बैठिए और चाय पीजिए। जो सुनते ही भावना अपना एक कदम पीछे लेते हुए अपने हाथ को नामे हिलाते हुए हंसकर बोलती है, अरे नहीं, मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस दोस्त राहुल से बात ही करने आई हूँ, जो मैं यहीं से खड़े होकर कर लूंगी। जो सुनते ही राहुल की एक भौं ऊपर की ओर उठ जाती है और वो मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब कि तुम वहीं से खड़े होकर मुझसे बात कर लोगी? क्या मैंने तुम्हें मेरे घर में आकर बैठने का ऑफर अभी अभी नहीं दिया? तुम्हें क्या सच में लगता है कि अगर तुम अंदर आ जाओगी तो मैं तुम्हें खा लूंगा? अभी राहुल इन सब सवालों के बारे में सोचकर मुंह बना ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में इन सवालों का जवाब खुद ही आ जाता है कि इस जैसी लड़की को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसे तो अपनी लाइफ के सारे डिसीजन सेक्ट की रेपुटेशन के हिसाब से ही लेने पड़ते हैं, और अगर इसने अभी इतनी रात को मेरे कमरे में आकर बातें करने का डिसाइड कर लिया और ये बात बाहर फैल गई तो इसकी बहुत ही बदनामी हो जाएगी कि देखो, ग्रेट चेंज सेक्ट की सेक्ट लीडर एक अनजान शख्स के कमरे में आधी रात को गई थी। जो समझ आते ही राहुल को भावना के लिए दिल से बुरा लगता है और वो एक स्माइल के साथ भावना को बोलने का इशारा करता है। जो इशारा मिलते ही भावना राहुल से स्माइल करते हुए पूछती है, दोस्त राहुल, तुम्हारा यहाँ से जाने के बाद क्या करने का इरादा है? जो सवाल सुनते ही राहुल एक पल के लिए कुछ सोचता है और सोचने के बाद जवाब देते हुए बोलता है, यहाँ से जाने बाद यहाँ से जाने के बाद मैं ऐसे ही आसमान के नीचे दुनिया को पापों से मुक्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहूंगा और बीच बीच में जितना हो सके सुंदर औरतों और लड़कियों से फ्लर्ट करने की कोशिश करूंगा। और भावना को इतना बोलकर राहुल अपने मन में खुद को इस सवाल असली जवाब देते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले पल्लवी को जिंदा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। वहीं राहुल के इस जवाब को सुनते ही भावना एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, अरे क्या कभी दोस्त राहुल ने एक जगह ठहरकर जिंदगी जीने के बारे में सोचा है? जैसे किसी अच्छे सेक्ट को ढूंढ कर उसे ज्वाइन कर लेना और सेटल होकर वहां के शिष्यों को ट्रेन करते हुए अपनी जिंदगी शांति से गुजारना, जहां दोस्त राहुल को हर दिन किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से नफरत करते हुए जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त राहुल, ऐसी जिंदगी को जीने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही राहुल भावना के इन शब्दों को बोलने के पीछे का असली मतलब आसानी से समझ जाता है। जो समझ आते ही राहुल को इतनी सुंदर लड़की का उसके पास यहाँ इतनी रात में आने का कारण भी समझ आ जाता है। जो समझ आते ही राहुल भावना से स्माइल करते हुए पूछता है, सेक्ट लीडर भावना, क्या आप मुझे अपना सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर दे रही हैं? जो सुनते ही भावना हल्का सा काम पुछती है और फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए वो अपने छोटे सर को हाँ में हिला देती है और बोलती हुई कहती है, दोस्त राहुल, ये समझदारी बुरी नहीं है। हाँ, मेरे यहाँ आने का कारण यही है कि मैं दोस्त राहुल से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दोस्त राहुल मेरे ग्रेट चेंज सेक्ट को ज्वाइन करके एक एल्डर की पोजीशन लेना चाहेंगे? जो सवाल सुनते ही राहुल अपने सर को तुरंत ही ना में हिलाते हुए जवाब दे देता है, नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहूंगा। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नोवेल में आगे, और क्यों कर दिया राहुल ने भावना के इतने अच्छे ऑफर को तुरंत मना? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 54, क्या कहा तुमने?
अब तक राहुल के द्वारा उसके इरादों का साफ साफ खुलासा होने पर सेक्ट लीडर भावना भी सीधे सीधे इस बात मानते हुए राहुल को उसका सेक्ट एक एल्डर के रूप में ज्वाइन करने का ऑफर दे देती है। जिस ऑफर को सुनते ही राहुल इस ऑफर को तुरंत ही बिना ज्यादा कुछ सोचे भावना के मुंह पर ही रिजेक्ट करते हुए बोलता है, नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता। अब आगे सेक्ट लीडर भावना के इस ऑफर को उसी के मुंह पर सीधा ही रिजेक्ट करने पर राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 60 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। जो सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक कुछ पल की तिरछी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो तुरंत ही छुपा लेता है। पर वहीं दूसरी तरफ जब खिड़की के बाहर खड़ी भावना अपने ऑफर को यूं तुरंत ही रिजेक्ट होते हुए सुनती है तो वो शौक होकर अपनी जगह पर ही जम सी जाती है, क्योंकि उसे इस तरह मुंह पर ही रिजेक्ट होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर फिर भी वो किसी तरह इस रिजेक्शन से अपने आप संभालकर वो राहुल से अपनी उदासी छुपाते हुए पूछती है, ओह, तो दोस्त राहुल हमारा सेक्ट नहीं ज्वाइन करना चाहता। पर अगर दोस्त राहुल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या दोस्त राहुल उसके इस जवाब के पीछे का कारण बता सकता है? जो सुनते ही राहुल अपनी आंखों की एक भौं ऊपर की ओर उठा लेता है और अपने मन में बोलता है, कारण, डैम, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरा तुम्हारे सेक्ट को ना ज्वाइन करने के पीछे का कारण ये है कि मुझे बाहर जाकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने के लिए लोगों और डिमोनिक बीस्ट्स को मारना है? या मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे बाहर जाके ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्टिंग करके सख्त एक्टिंग पॉइंट्स कमाकर अमीर बनना है? या मैं तुम्हें ये बताऊं कि अगर मैंने तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि मैं अपने इस कल्टीवेशन लेवल से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाऊंगा और सबसे पीछे रह जाऊंगा? ये क्या जोक है? क्या मैं, राहुल शर्मा, तुम्हें ऐसा लगता है, जो अपने आप को यूं पिछड़ता हुआ चुपचाप देखता रहेगा और एक ही कल्टीवेशन लेवल पर अटका रहेगा? कोई भी बोले तो कोई भी मेरे और सख्त एक्टिंग करियर के बीच में नहीं आ सकता। और इन्हीं सब विचारों के साथ राहुल अपने सामने खड़ी भावना को देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ जवाब देता है, टैलेंट और सफलता दोनों ही इनाम होते हैं कठिन मेहनत और लगातार अपने सपने के पीछे भागने के। और एक अच्छे और सही इंसान को ये बात पहले से पता होती है, जिसके कारण वो सफलता को पाने के लिए ऐसा करता भी है। और मेरा सपना ये है कि मैं इस दुनिया के चारों कोनों में जाकर हर जगह को एक्सप्लोर करूं और उस एडवेंचर को खूब एंजॉय करूं। पर अब आप, सेक्ट लीडर, मुझे बोल रही हो कि मैं यहीं पीछे रह जाऊं और आपके सेक्ट में सेक्ट एल्डर बन जाऊं। क्या ये करना मुझ जैसे आजाद पंछी के पर विंग्स काटने के बराबर नहीं होगा? बताइए सेक्ट लीडर। और राहुल के मुंह से अपने सवाल का ये जवाब सुनते ही भावना बिल्कुल गूंगी हो जाती है। उसके पास इस वक्त राहुल को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो बेचारी तो पूरे तरीके से शौका हो चुकी थी राहुल की ये बात सुनकर। टैलेंट और सफलता दोनों ही इनाम होते हैं कठिन मेहनत और लगातार अपने सपने के पीछे भागने के। और एक अच्छे और सही इंसान को ये बात पहले से पता होती है, जिसके कारण वो सफलता को पाने के लिए ऐसा करता भी है। कितनी गहरी और इंटरेस्टिंग बात है। पर फिर वो राहुल के कहने का मतलब समझ जाती है कि राहुल कभी भी एक जगह रह ही नहीं सकता। जो समझ आते ही वो एक कड़वी स्माइल के साथ राहुल को बोलती है, दोस्त राहुल, तुम्हारी इस सोच और इस सपने ने मुझे दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया है, जिसके कारण अब मुझे लगता है कि मैं ही अपने थोड़े फायदे के लिए दोस्त राहुल के साथ गलत कर रही थी। अब दोस्त राहुल मेरे सेक्ट में एल्डर बनने से ऐतराज है तो मैं दोस्त राहुल को बिल्कुल भी इसके लिए दोबारा फोर्स नहीं करूंगी। भावना ने पहले सोचा था कि राहुल एक ज्यादा बातूनी, आलसी और गुस्से वाला कल्टीवेटर है, पर कोई बुरा इंसान नहीं है। इन सब के साथ वो काफी ही ज्यादा ताकतवर भी है, जिसके कारण अगर वो राहुल को किसी तरह से ग्रेट चेंज सेक्ट ज्वाइन करवा देती है तो राहुल की ताकत की वजह से सेक्ट बहुत सी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पर उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि राहुल जैसे शख्स के इतने उच्च विचार होंगे जो उसके भी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देंगे। और उसकी उस लाइन ने कि एक सच्चे और अच्छे इंसान को हमेशा सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए, तो उसे भी पूरी तरह मोटिवेट और सरप्राइज कर दिया था। और उसके ऐसे सरप्राइज होने के कारण राहुल को फिर से अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है, डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 50 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। और इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा बोली गई उसकी धरती की नॉर्मल सीख यहाँ के लिए बिल्कुल नई और ज्ञानवर्धक चीज होगी। ही, ये तो सख्त एक्टिंग करने के लिए काफी सही तरीका है। अभी वो इस नए तरीके से सख्त एक्टिंग करने के मेथड से खुश हो ही रहा था कि तभी उसे भावना उसके जवाब से उदास सी नजर आती है, जिसको ऐसे उदास देखकर राहुल उसे समझाते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर भावना, आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा और उच्च सोच रही हैं।
असल में तो मेरे जैसा शख्स जो कुछ ज्यादा ही कूल और जिद्दी हो, वो सेक्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे जैसा शख्स इस सेक्ट का मेंबर बन गया तो वो आपके सेक्ट के लिए हमेशा ही प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहेगा, और यही कारण है कि मैं सेक्ट लीडर के इन अच्छे इरादों को ऐसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। जो सुनते ही भावना अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगती है। ही। कूल और जिद्दी उसने आज तक किसी को भी खुद को ऐसे वर्णित करते हुए नहीं सुना था। ये राहुल तो सच में काफी ही ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग इंसान है। और फिर किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वो आगे बोलती है, मेरे दोस्त राहुल, तुम सच में कोई आम शख्स नहीं हो। तुम बस ऊपर ऊपर से ही दिखाते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले, खतरनाक और जिद्दी इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम अंदर से बिल्कुल भी कूल और कोल्ड नहीं हो, बल्कि तुम दिल से काफी ही नरम दिल और शांति प्रिय इंसान हो। जो सुनते राहुल को झटका सा लगता है और वो अपने आप से मन में बोलता है, क्या मैं कूल नहीं हूँ? ओह, ये तो मेरे सख्त एक्टिंग करियर के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा कूल बनने पर मेहनत करनी चाहिए ताकि मुझे आगे सख्त एक्टिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और इतना डिसाइड करके वो की आवाज के साथ अपनी थोड़ी चीन को सहलाता है। अभी राहुल अपनी सोच में गुम था ही कि तभी भावना उसे जलन भरी नजरों से देखते हुए उससे जलते हुए ही बोलती है, मुझे दोस्त राहुल की जिंदगी से जलन हो रही है कि उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं लेनी पड़ती, और जिस तरीके की ताकत दोस्त राहुल के पास है उस ताकत से वो बिल्कुल रिलैक्स होकर दुनिया के चारों कोनों में भी घूम सकता है। दोस्त राहुल, तुम सच में बहुत लक्की हो। जो सुनते ही राहुल कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ठहर सा जाता है, पर फिर अगले ही पल वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ भावना से बोलता है, तुम भी तो ये कर सकती हो। सेक्ट लीडर होने का ये मतलब थोड़े ही होता है कि तुम्हें हमेशा सेक्ट के एरिया के अंदर ही रहना पड़ेगा। अरे यार, ये कितना बोरिंग है। चलो आओ हम दोनों साथ में चलते हैं एक बढ़िया एडवेंचर पर। अगर तुम तैयार हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। इसमें सच में बहुत मजा आएगा। जो सुनते ही भावना अपने मुंह में बड़बड़ाती है, एक मजेदार एडवेंचर। और इतना अपने मुंह बड़बड़ाते ही वो इस एडवेंचर के बारे में सोचकर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इस आइडिया के लिए हाँ भी लगभग बोलने ही वाली थी कि तभी वो अपने सपनों की दुनिया से हकीकत वाली दुनिया में आ जाती है। और होश में आते ही वो अपने सर को नामे हिलाते हुए एक सिंपल स्माइल के साथ बोलती है, ये कितना अच्छा होता ना कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ एडवेंचर पर जा सकती, पर यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे सेक्ट की है, जिसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि देखो इस वक्त मेरे साथ वो दोनों एल्डर्स ही हैं जो इस पूरे सेक्ट को संभालते हैं, और जब हम तीनों ही इस सेक्ट को पूरा टाइम देकर भी मुश्किल से ही संभाल पा रहे हैं, तो मेरे जाने के बाद तो उन दोनों एल्डर्स के लिए सेक्ट को संभालना असंभव ही हो जाएगा, जिस कारण मुझे तुम्हारे इस इतने बढ़िया ऑफर को ना चाहते हुए भी मना करना पड़ेगा। जो सुनते ही राहुल तुरंत ही बिना सोचे समझे बोल पड़ता है, अरे सेक्ट को संभालना मुश्किल, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने जहां तक तुम्हारी सेक्ट की हालत प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सेक्ट में तो उतने ज्यादा शिष्य भी नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तो बाकी के सेक्ट लीडर्स से ज्यादा आराम से बीतती होगी, है ना? जो सुनते ही भावना एक स्माइल के साथ अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, ये ऐसा बस ऊपर ऊपर से ही दिखता है कि हमें ज्यादा चीजों को मैनेज नहीं करना पड़ता, तो हमारी सेक्ट में लाइफ बहुत ही आराम से गुजर रही होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें बस सेक्ट को ही नहीं संभालना पड़ता बल्कि विंड सिटी की भी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ विंड सिटी में वक्त वक्त पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स आकर इस सिटी में तबाही मचाते रहते हैं, और जब तक हम उन लोगों को किसी तरह हराकर वापस भेजते हैं तब तक डिमोनिक कल्टीवेटर्स का एक और ग्रुप परेशानी खड़ी करने आ जाता है। जो सुनते ही राहुल की आंखों में उनके लिए दया की जगह चमक आ जाती है, और वो इन्हीं चमकती हुई आंखों से किसी तरह अपने उत्साह को कंट्रोल करते हुए वो भावना से इस बात को कंफर्म करते हुए पूछता है, ओह, तो क्या सच में बहुत ज्यादा डिमोनिक सेक्ट के मेंबर्स आते हैं परेशान करने के लिए? और ये सवाल पूछते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने का ख्याल ही घूम रहा था। पर राहुल की इस सोच से बिल्कुल बेखबर भावना राहुल को जवाब देते हुए बोलती है, हाँ, वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं, पर सभी हम पर अटैक करने के इरादे से नहीं आते। उनमें से ज्यादातर तो बस हमसे स्पिरिट स्टोन लेकर यहाँ से शांति से चले जाते हैं। जो सुनते ही राहुल का मुंह बन जाता है और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए मन में बोलता है, अरे ये तो प्रोटेक्शन फीस जैसा कुछ हो गया है ना। डैम, ये डिमोनिक सेक्ट तो पैसे कमाने के मामले में काफी अच्छे हैं। और इतना सोचते ही राहुल भावना से आगे पूछता है, और ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स ज्यादातर किस लेवल पर होते हैं? जो सवाल सुनते ही भावना को ये अजीब लगता है कि राहुल ऐसा सवाल क्यों पूछे, पर फिर भी वो इस सवाल का जवाब देते हुए बोलती है, ज्यादातर उनमें से 1 या 2 तो ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के होते हैं, पर बाकी सब
गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स ही होते हैं। वैसे दोस्त राहुल, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जो सुनते ही राहुल हंसते हुए जवाब देता है, हा हा हा, नहीं कुछ सीरियस बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और इतना बोलकर राहुल अपने हाथ को भी लहराकर इस सवाल को टालने का इशारा देता है। पर वहीं राहुल के चेहरे पर ऐसी खुशी के एक्सप्रेशंस को भावना देख लेती है, जिसे देखते ही भावना को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि राहुल ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है, पर कुछ देर ऐसे ही राहुल स्माइल क्यों कर रहा है। इस बारे में सोच विचार करते ही भावना के दिमाग में राहुल का वो खुशी वाला चेहरा सामने आ जाता है जो उसने तब देखा था जब उसने पूरे ब्लड रिवर सेक्ट के मेंबर्स को मारा था। जो याद करते ही वो पैनिक करती हुई राहुल से बोलती है, दोस्त राहुल प्लीज जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मत करना, क्योंकि ये जो भी लोग यहाँ मुसीबत खड़ी करने आते हैं वो सभी लोग विंड सिटी के ही डेमोनिक सेक्ट्स के मेंबर्स हैं, जिनकी लोकेशंस के बारे में और उसमें कितने ताकतवर कल्टीवेटर्स हैं हमें उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, जिसके कारण अगर तुमने उनके पूरे शिष्यों के ग्रुप को खत्म कर दिया तो बाद में ग्रेट चेंज सेक्ट बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वहीं भावना की इस बात को सुनते ही राहुल बहादुरों की तरह उनसे बिना डरे जवाब देते हुए बोलता है, तुम किस बात से डर रही हो? अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो ग्रेट चेंज सेक्ट से बदला लेने के लिए ताकतवर लोगों के ज्यादा ग्रुप्स को ही तो भेजेंगे और जितने ग्रुप्स आएंगे हम उन सभी को मार देंगे, सिंपल तो है। जो सुनते ही भावना बोलती है, अगर दोस्त राहुल यहाँ हमारे सेक्ट को एक एल्डर के रूप में ज्वाइन कर लेता है तो मुझे इस सुझाव से कोई भी प्रॉब्लम, डर और चिंता नहीं है, पर अब जब तुमने यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया है तो तुम्हारे जाने के बाद हमारे सेक्ट को हम कैसे बचा पाएंगे उन डेमोनिक सेक्ट्स के अटैक से? जो सुनते ही राहुल भावना की बात से सहमत होते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसने उन डेमोनिक सेक्ट से पंगा लेकर पहले ग्रुप को खत्म भी कर दिया तो उसके जाने के बाद ग्रेट चेंज सेक्ट भला अपनी रक्षा खुद कैसे कर पाएगा? ये तो काफी चिंता वाली बात है। पर क्या हो अगर उसने सेक्ट को ताकतवर बना दिया तो इससे तो ये चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, है ना? जो सोचते ही राहुल अपने सिस्टम से अपने दिमाग में सिस्टम का स्टोर खोलते हुए पूछता है, सिस्टम क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी सेक्ट की लड़ने की ताकत को कई गुना तक बढ़ा पाए और जो मेरे अलावा भी कोई और शख्स उसे इस्तेमाल कर पाए? पहले तो राहुल ने सेक्ट पर एक प्रोटेक्शन स्पेल लगाने के बारे में सोचा था, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उस स्पेल को उसके अलावा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि सिस्टम की ज्यादातर चीजें उसके अलावा कोई और इस्तेमाल ही नहीं कर सकता और ये स्पेलस भी उन्हीं में से एक थे। अभी राहुल ने सिस्टम से ये सवाल पूछा ही था कि तभी सिस्टम उसके सामने एक स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजों को शो कर देता है, जिसे देखते ही राहुल शॉक होकर अपने कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि अभी जो वो अपने सामने चीज देख रहा था वो और कुछ नहीं मशीनों को बनाने के ब्लूप्रिंट्स थे। ब्लूप्रिंट्स मशीनों को बनाने की डिटेल गाइड तरीका होती है, और जैसे ही वो उन सभी ब्लूप्रिंट्स को ध्यान से देखता है और उनके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ता है तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, हा हा हा। जो हंसी सुनते ही पास खड़ी भावना डर जाती है और डर के अपनी जगह से उछलकर कुछ कदम पीछे ले लेती है, और फिर किसी तरह अपने आप को संभालकर वो राहुल से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, दोस्त राहुल क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक से हंसने क्यों लग गए? जो सवाल सुनते ही राहुल भावना को एक बड़ी सी स्माइल देता है और अचानक से वो खिड़की पर छत के बाहर खड़ी भावना पर छलांग लगा देता है और सीधे जाकर भावना से जोर से गले मिलते हुए वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए भावना से बोलता है, सेक्ट लीडर भावना, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं सभी डिमोनिक सेक्ट को तुम्हारे सेक्ट पर हमला करने से रोक सकता हूं और साथ में तुम्हारे सेक्ट को विंड सिटी का सबसे ताकतवर सेक्ट भी बना सकता हूं। और वहीं दूसरी तरफ टाइम पर रिएक्ट ना करने के कारण भावना राहुल को खुद को गले लगाने से नहीं रोक पाती, जिसके कारण उसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं और वो राहुल से छूटने की कोशिश करने लगती है। पर जैसे ही अगले मिनट भावना राहुल के मुंह से उन शब्दों को सुनती है, वैसे ही उसका दिल कुछ धड़कने मिस कर देता है और वो हैरान एक्सप्रेशंस के साथ राहुल को देखते हुए उससे पूछती है, क्या कहा तुमने? तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे, और किस मशीन या हथियार के ब्लूप्रिंट्स हैं वो, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें।